नमस्कार। श्रांजलि चैनल में आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं हूं विनोद वर्मा। आज फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष छंद कक्षा में मात्रा गणना के साथ में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाने वाली हैं वो सारी की सारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। आप उन वीडियोस को देखकर छंदों की बारीक से बारीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और छंद सीख पाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मात्रा गणना। मात्रा गणना में मैंने लघु और दीर्घ मात्रा की बात की थी। उसमें जो विशेष बात, जो ध्यान देने योग्य मुख्य बातें हैं, पहले हम उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अनुस्वार और विसर्ग जिस अक्षर पर लगते हैं उसकी मात्राएं दो हो जाती हैं। पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी शब्द के साथ या किसी भी अक्षर पर यदि अनुस्वार लगता है या विसर्ग लगता है तो उसकी दो मात्राएं हो जाएंगी। कैसे? देखिए, जैसे ये है वंश। अब इसको देखिए, आप इसको तोड़ करके देखते हैं कि यहां पर वेग जो है हमारा व्यंजन है और उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। और बात क्या कहिए, जिस अक्षर पर क्या लगते हैं, या तो अनुस्वार या विसर्ग, तो क्या होता है, उसकी दो मात्राएं हो जाती हैं। अब यहां पर अगर अनुस्वार नहीं होता और केवल अकेला व्यंजन वह होता तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। कल मैं समझा चुका हूं लघु मात्रिक वर्ण कौन से होते हैं। तो इसमें कोई मात्रा नहीं थी तो ये एक मात्रा गिनी जाती। लेकिन यहां पर जो बात है वो है अनुस्वार या विसर्ग। यहां पर अनुस्वार लग गया, अनुस्वार लगते ही मात्रा कितनी हो जाएंगी? दो। ये बात आपको याद रखनी है। तो वह के ऊपर अनुस्वार है, इसकी गिनती, इसकी मात्राओं की गिनती यहां पर दो हो जाएंगी। इसके साथ में शलगम वाला श है, तो इसमें श के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है। ठीक है ना। हमें जिसके ऊपर अनुस्वार है पहले तो उसको देखना ना, हमें तो उसकी मात्रा की बात करनी है। तो यहां पर अनुस्वार था, ये दो मात्रा हो गई। श, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसकी एक मात्रा हो जाएगी। कुल वंश में कुल कितनी मात्राएं हैं अगर इसको हम देखें, दो, और श में एक, कुल तीन मात्राएं हो जाएंगी। समझ आ रहा है ना जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, कि जिस अक्षर पर अनुस्वार या फिर विसर्ग लगा हुआ मिल जाता है वहां पर हम दो मात्राएं गिनते हैं। और उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे अंश, ये हमने शब्द लिया अगला अंश। अब इसमें ये देखिए, पहले की जो अनुस्वार है वो किसके ऊपर है? अ के ऊपर है। अ, अगर अ अकेला होता, उसके ऊपर अनुस्वार नहीं होता तो लघु मात्रिक होता। लघु मात्रिक होता तो ये इसकी मात्रा एक हो जाती। लेकिन हम बात कर रहे हैं अनुस्वार और विसर्ग वाली बात, कि जिस अक्षर पर अनुस्वार या विसर्ग लगता है वहां पर क्या है, मात्रा दो हो जाती है। अब यहां पर अ के ऊपर अनुस्वार आ गया तो इसकी मात्रा गणना दो हो जाएंगी। समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है ना जो बात मैं समझा रहा हूं? और उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे पंख। अब पंख में क्या है, अगर अकेला पे होता तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं थी, ये लघु मात्रिक हो जाता और इसकी मात्रा गणना एक रह जाती।
लेकिन यहां पर पे के ऊपर अनुस्वार लगा है, और अनुस्वार लगा है तो सीधी सी बात है दो मात्राएं हो जाएंगी। तो प के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार होते ही यहां पर मात्रा गणना दो हो जाएगी। समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? ठीक है ना? तो यही बातें आपको याद रखनी है। जरूरी नहीं कि वो पहले ही अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं कि वो पहले पे नालक के दूसरे पे हो या तीसरे पे हो। ऐसा उदाहरण देखते हैं, आइए। शब्द है पसंद। मैं अभी यहां पर शब्दों की बात करना नहीं चाहता था, लेकिन हमें समझना है कि जिस भी अक्षर पे अनुस्वार आ जाता है वहां पर दो मात्राएं हो जाती हैं। तो यहां पर पे देखिए, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, ना अनुस्वार है ना यहां पर विसर्ग है, अकेला है। तो ये क्या हो गया? लघु मात्रिक हो गया, इसकी मात्रा एक रहेगी। अब इसके बाद से की बात करें हम पसंद में, से के ऊपर अनुस्वार है। अब अनुस्वार है तो यहां पर सीधी सी बात है दो मात्राएं हो जाएंगी। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा था कि आपको ये ना लगे कि जो पहला अक्षर होता है उसी के ऊपर ही मात्रा आती है तो ही हम उसको दो के रूप में गिने, मतलब उसकी मात्रा दो गिने, ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना? आगे बात कर रहे हैं जो दूसरा नियम है, अनुनासिक वर्ण, यानी अर्धचंद्र बिंदु के प्रयोग वाले शब्द। अर्धचंद्र बिंदु ये आप जानते हैं ना, आधा चंद्रमा जो होता है अर्धचंद्र और उसके ऊपर बिंदु, उन्हें बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण यानी अर्धचंद्र बिंदु के प्रयोग वाले शब्द, मतलब ऊपर की मात्रा वाले वर्णों की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। किनकी? जिनके ऊपर अनुनासिक वर्ण या अर्धचंद्र बिंदु लगा हुआ होता है। तो उस अक्षर के ऊपर जो अनुनासिक वर्ण है या अर्धचंद्र बिंदु लगा हुआ होता है वो नहीं गिना जाता, उसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, और ऐसे ही हम उसको जान पाएंगे कि जैसा वहां पर वर्ण होगा, जैसा वहां पर अक्षर होगा, उसी के अनुरूप उसकी गिनती होगी, चंद्र बिंदु नहीं गिना जाएगा। ये बात मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं। कैसे? देखिए, उदाहरण दिया है अंगना, शब्द है अंगना। अब अ के ऊपर चंद्र बिंदु है, ध्यान से देखिए, अ के ऊपर चंद्र बिंदु है। नियम कहता है अनुनासिक वर्ण यानी अर्धचंद्र बिंदु जिसके ऊपर होगा तो उसके ऊपर की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। मतलब अ के ऊपर चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु नहीं गिना जाएगा, गिना क्या जाएगा? सिर्फ अ। यही बात आपको याद रखनी है, यानी आ की मात्रा ही रहेगी। यहां पर आप केवल अ की मात्रा गिनेंगे, ना कि चंद्र बिंदु को गिनेंगे। ये नियम है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। आगे शब्द ऐसा ही दिया है आंगन। अगर आंगन शब्द दिया है और उसके ऊपर भी चंद्र बिंदु है तो आप कहेंगे इसमें दो मात्राएं कैसे हो गई? वो देखिए कैसे हो गई, क्योंकि आ जो है ना, आ पहले से ही दीर्घ है भाई, कहने की जरूरत ही नहीं है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। आ पहले से ही दीर्घ है, उसके ऊपर यदि चंद्र बिंदु भी है उसका प्रभाव तो पड़ना ही नहीं है। यहां पर तो मैं समझा चुका हूं कि चंद्र बिंदु की मात्रा गिनी ही नहीं जाती, तो चंद्र बिंदु की मात्रा तो गिनी ही नहीं जाएगी। मात्रा गिनी जा रही है जो हमारा अक्षर है उसकी, जो हमारा वर्ण है उसकी। समझ आ रहा है ना कि यहां पर दीर्घ वर्ण है भाई, ये दीर्घ अक्षर है, तो दीर्घ हो गया तो आ की दो मात्राएं ही तो रहेंगे भाई। समझ आ रहा है? चंद्र बिंदु का कोई लेना देना नहीं है ना, उसकी गिनती नहीं हो रही यहां पर। आगे और उदाहरण ऐसे दिए हैं, जैसे हंस। हंस में क्या है के ऊपर चंद्र बिंदु है। अब चंद्र बिंदु को तो हम गिनेंगे नहीं, है की मात्रा एक रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कहीं भी कोई और मात्रा
नहीं दी गई, इसलिए ये क्या है? लघु लघु वर्ण है भाई, ठीक है ना। लघु वर्ण होने के कारण एक मात्रा और स अपने आप में लघु वर्ण यानी व्यंजन है, दोनों ही व्यंजन है, ये लघु है, तो इसलिए दोनों की एक एक मात्राएं हो जाएंगी। हंस में कुल दो मात्राएं होंगी, एक और एक दो। समझ आ गया? अगर यही शब्द इस रूप में होता हंसना, तो है के ऊपर चंद्र बिंदु है के ऊपर चंद्र बिंदु तो गिना नहीं जाएगा, है की एक मात्रा, से की एक मात्रा, न के साथ में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये दीर्घ हो गया, इसकी दो मात्राएं, तो कुल कितनी? एक और एक दो और दो, चार मात्राएं हंसना में हो जाएंगी। मतलब चंद्र बिंदु नहीं गिना जाएगा। यहां पर अगला शब्द दिया है आंख। आंख में देखिए पहले ही चंद्र बिंदु को हटा देते हैं आ के ऊपर से, तो आ दीर्घ है भाई, दीर्घ है तो दो मात्राएं हो गई, और साथ में ख एक मात्रा, कुल तीन मात्राएं। समझ आ रहा है? ऐसे ही चांदी, चांदी में चंद्र बिंदु को हटा दिया, चा की दो मात्राएं, क्यों? क्योंकि ये दीर्घ है, द पे बड़ी मात्रा है तो ये भी दीर्घ हो गया, कुल चार मात्राएं। समझ आया? ऐसे ही आंच, आंच में क्या है? चंद्र बिंदु को हटाया, आ की दो मात्राएं, च की एक मात्रा, कुल तीन मात्राएं हो गई। समझ आ रहा है? जो बात समझा रहा हूं समझ आ रहा है ना? आगे देखिए घूंट, देखिए घ पे बड़े ऊ की मात्रा है, पहले से ही दीर्घ है, ये अपने आप में ही दीर्घ है, अगर इसको हटा भी दें तो भी यहां पर दो मात्राएं, ट में एक मात्रा, कुल तीन मात्राएं। ऐसे ही दांत में दा पहले से ही दीर्घ है भाई, द के साथ आ जुड़ा हुआ है ना, दा, इसको हटा भी दे तो भी दो मात्राएं, त में एक मात्रा, कुल तीन मात्राएं। ऐसे ही ऊंट में ऊ पहले से ही दीर्घ है, इसको हटा दो चाहे, ये दो, ये एक और ये कुल तीन मात्रा। क्या ये समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो आप जवाब जरूर दे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं हाँ हमें समझ में आ रहा है। फिर भी कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा। आगे देखते हैं अर्ध व्यंजन की मात्रा गणना। आधे व्यंजन जो होते हैं भाई, दिक्कत वहीं पर आती है कि इनकी गणना कैसे की जाए। अभी तक तो हमने वही वर्ण या व्यंजन या स्वर देखे हैं जो अपने आप में पूर्ण थे, अर्ध तो हमने अभी तक देखे ही नहीं, अर्ध व्यंजन की बात हमने अभी तक की ही नहीं, तो अर्ध व्यंजन की मात्रा गणना कैसे की जाती है, आइए अब उसको देखते हैं। अर्ध व्यंजन को एक मात्रिक माना जाता है, ये बात ध्यान रखें भाई, अर्ध व्यंजन को हम एक मात्रिक ही मानते हैं, लेकिन यहां पर यह स्वतंत्र लघु नहीं होता, स्वतंत्र रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसे हम अलग से निर्धारित नहीं करते हैं। इसमें लिखा है उसे पहले या बाद वाले वर्ण के साथ संयुक्त करके दीर्घ यानी दो मात्राओं के रूप में गिना जाता है। जो भी अर्ध व्यंजन होगा उसे हम क्या है, या तो उसे पूर्व या उसके बाद में उसके साथ जोड़ करके ही दीर्घ करते हैं, उसकी मात्राएं दो गिनते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कैसे, आइए अब देखते हैं उदाहरण के साथ में। इसमें पहले दिया है यदि अर्ध व्यंजन बाद वाले वर्ण के साथ संयुक्त हो तो दीर्घ होगा। कैसे? उसकी मात्राएं दो होंगी। कैसे? यदि अर्ध व्यंजन, समझिए इसको, जो बात यहां पर कही गई, यदि अर्ध व्यंजन बाद वाले वर्ण, उसके बाद पहले यदि आधा वर्ण है या आधा व्यंजन है, तो उस वर्ण के साथ, किसके साथ? बाद वाले वर्ण के साथ संयुक्त होकर के वो उसके साथ में मिल करके दीर्घ हो जाता है, उसकी मात्रा दो गिनते हैं। कैसे? आइए उदाहरण सहित इसे हम देखते हैं और समझते हैं। जैसे शब्द दिया है त्याग। अब जो बात थी अर्ध व्यंजन, जो अर्ध व्यंजन है, यहां पर जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, अर्ध व्यंजन बाद वाले, इसके बाद वाले मतलब अर्ध व्यंजन के बाद वाले वर्ण के साथ, इसके साथ ये जो आधा तय है
या के साथ, क्योंकि इसके बाद है ना ये जो वर्ण है तय, ये किसके साथ है? त्या। इसके बाद वाले वर्ण के साथ संयुक्त होगा, ये इसको इसके साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि आरंभ आधे से हो रहा है, आधे व्यंजन से हो रहा हो तो उसका अस्तित्व कहां पर जाएगा? इसका प्रभाव सीधा इसके साथ चला जाएगा, या के साथ में। मतलब कैसे इसे हम गिनेंगे? त्या ये मात्रा रहेगी, क्योंकि इसके साथ मिलकर के ये संयुक्त होगा और इसकी मात्रा 2 गिनी जाएंगी। मतलब ये तय जो है आधा या में आकर के मिल जाएगा, और या पहले से ही दीर्घ है, और दीर्घ में अगर लघु मिल भी रहा है तो भी वो दीर्घ ही रहेगा, और इसकी मात्राएं 2 हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद त्या के बाद ग में तो एक ही मात्रा है, उसका तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें जो समझना है वो यही समझना है, अर्ध व्यंजन, कि अर्ध व्यंजन कैसे संयुक्त होता है। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर नहीं समझ में आया, दूसरा उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं। कैसे? हमने लिया शब्द म्यान, शब्द है म्यान। अब देखिए बात क्या है, जो वर्ण आधा है, आधा तो मैं है, अब आधा वर्ण जो है बाद वाले वर्ण के साथ में, बाद वाला क्या है? या। अब या में 2 मात्राएं पहले से, क्योंकि ये दीर्घ है, ये हो गया हमारा दीर्घ या। अब मैं आधा है और या इसके साथ में जुड़ने के बाद ये इसी में समाहित हो जाएगा, इसके साथ मैं जो है या के साथ मिलकर के संयुक्त हो जाएगा, इसकी मात्राएं 2 हो जाएंगी। मतलब म की गिनती नहीं होगी, केवल या में आकर के म्या, इसका उच्चारण भी म्या होगा, लेकिन गिनती 2 होगी, और न अलग से है, उसकी तो गिनती 1 ही रहेगी। समझ आया? नहीं आया? फिर एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं। जैसे शब्द है स्नान। अब स्नान में क्या है? आधा स और न। बात तो इन्हीं की है, हमें तो जो व्यंजन आधा है उसी को देखना है। आधा स और न, ये दोनों मिलकर, मतलब आधा वर्ण जो था वो ना में आकर के मिल गया, तो ये स्ना हो गया, मात्रा 2 रह गई, और न की मात्रा 1 ही रहेगी। अब समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, और उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं। जैसे शब्द है प्यार। अब इसमें प्या, इसको हमने लिया, तो यहां पर आधा पै जो है ये के साथ आकर के संयुक्त हो गया, पै का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन बोला तो जाएगा, उच्चारण तो उसका भी होगा साथ में प्या, लेकिन मात्रा जो है वो सिर्फ 2 ही रहेगी, प्या, और साथ में र की मात्रा 1 ही रहेगी। कुल 3 मात्राएं, इसमें भी 3 मात्राएं, इसमें भी 3 मात्राएं। इसी को अगर प्याज ये ले लेते हम, तो इसमें क्या है? पे और या वही है, मतलब पे यहां आकर के संयुक्त हो गया, या में 2 मात्राएं और जय की 1 मात्रा हो गया। ध्यान ये ले लीजिए। अब इसमें क्या है? आधा ध और या, ध्या। देखिए अब इसको, बात वही है, मतलब आधा ध जो है या के साथ आकर के संयुक्त हो गया, ध्या, तो 2 मात्राएं, न अलग से है, 1 रहेगी मात्रा। समझ आ रहा है? ऐसे ही हमने ले लिया प्याला। ठीक है, अब इसमें क्या है? प्या, आधा यहां आकर के संयुक्त हो गया, मतलब 2 मात्राएं, और ला जो है उसकी 2 मात्राएं, क्योंकि ला में दिख रहा है हमें क्या है? दीर्घ वर्ण है, मतलब ल के साथ में आ मात्रा जुड़ी हुई है, ला, इस तरीके से बना है ला, तो अपने आप में दीर्घ हो गया, तो 2 मात्राएं, तो प्याला में 4 मात्राएं हो गई हैं। तो जो आज मैंने आपको मात्रा गणना के लिए विशेष बातें बताई हैं, उसके साथ में अर्धमात्रिक व्यंजन, कैसे अर्धमात्रिक व्यंजन पहले या उसके बाद वाले वर्ण के साथ मिलकर के संयुक्त होते हैं, उनकी मात्राएं कैसे 2 हो जाती हैं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हमें समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है,
सारी बातें आपको अपने अनुरूप लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और हां, फिर कह रहा हूं, अगर आपका कोई साथी मात्रा गणना या छंद सीखना चाह रहा है, छंद सीखने का इच्छुक है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है और इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो इसके ऊपर अपलोड की जाने वाली हर छंद की वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। आपको कैसे ये चैनल सर्च करना है, @सुरांजलि हिंदी पोइट्री, ये YouTube के सर्च ऑप्शन में जाकर के आपको टाइप कर देना है SURANJALIHINDIPOETRY और आप इसको सर्च करेंगे तो सुरांजलि चैनल आपके सामने खुल करके आ जाएगा। उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं यदि आपको छंदों की और जानकारी चाहिए और वीडियो आपको देखनी हो। आप सबका मैं विनोद वर्मा दुर्गेश सुरांजलि चैनल पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।